गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 33-34 है वो सही मायने में फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन है, यानी मूल अधिकार पे लगाए गए प्रतिबंध हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, जब भी हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, आपको याद दिला दें, जब भी हम मूल अधिकार का मुद्दा लेते हैं, whenever we speak about the fundamental right, तो फंडामेंटल राइट किसको मिलता है? नागरिकों को। यानी हमारे यहाँ विदेशियों को भी फंडामेंटल राइट मिलते हैं। सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल फॉर एलियंस टू, बट बाई एंड लार्ज ज़्यादा तौर पे फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ सिटीजन्स को मिलते हैं। अब सवाल ये है कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट मिलते हैं तो राज्य की सुरक्षा क्या होगी? तो हमारे संविधान में ये बात ध्यान में रखी गई है, एक तरफ मूल अधिकार हो, दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा और राज्य की संप्रभुता का भी समान महत्व है। देयर इज इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड सॉवरेंटी ऑफ स्टेट। आप देखोगे, राज्य की सुरक्षा का मतलब है कि अब कोई सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स के नाम पे कोई पार्लियामेंट में कूद पड़े, तो आप जरा देखो बच्चों की राज्य की सुरक्षा और राज्य की संप्रभुता, तो फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि हमें लिबर्टी और सिक्योरिटी के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। हमें फंडामेंटल राइट से क्या मिलता है? स्वतंत्रता, लिबर्टी। फंडामेंटल राइट्स गिव्स अस लिबर्टी, लेकिन जब राज्य की सुरक्षा हो जाती है तो इसीलिए हमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात महत्वपूर्ण बनाए रखनी है। अब जरा देखो, मणिपुर में जो हिंसा हुई, अब सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, तो फंडामेंटल राइट्स हमें इसलिए नहीं मिला हुआ है कि वी कैन डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड सॉवरेंटी ऑफ स्टेट। क्योंकि दोस्तों, अगर जरा सोच के देखो, अगर हमारे यहाँ बिल्कुल अराजकता जैसी स्थिति हो जाए, अगर हम ये सोचें कि भारत में कोई राज्य ही न रहे, सरकार न रहे, तो मेरे दोस्तों ऐसे समाज में किसी को आज़ादी मिल ही नहीं सकती। इसलिए आप याद रखो, अगर पुलिस नहीं है ट्रैफिक लाइट पे, तो शहर में कितना बड़ा क्योस होता है। और पहला मामला है कि सुरक्षा और राज्य की, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा, इन दोनों में किसको महत्व दिया जाए? तो आप जानते हो, हमने बैलेंस बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के नाम पर अगर स्वतंत्रता हम खत्म कर देंगे, देन इंडिया इज टर्न आउट टू बी नॉर्थ कोरिया, फिर भारत उत्तर कोरिया जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि केवल स्वतंत्रता मिले, केवल आज़ादी मिले, एब्सोल्यूट लिबर्टी मिले, फिर तो देयर शैल बी एनार्की। इसे दोस्तों मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है। मध्यम मार्ग का मतलब है न ती बोली, न ती चुप, न ती बरसा, न ती धूप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स अ मिडिल पाथ, और मिडिल पाथ की बात क्यों की गई है? इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 33 में एक तरफ राज्य की सुरक्षा की बात है, दूसरी तरफ लिबर्टी वर्सेस डिसिप्लिन, अनुशासन। अब सवाल है कि लिबर्टी का स्टेट की सिक्योरिटी से क्या रिलेशन है और लिबर्टी का डिसिप्लिन से क्या रिलेशन है? इसलिए आप देखो, ऑनलाइन करने वाले बच्चों को क्लास सीखना चाहिए कि हमें अनुशासनबद्ध होना चाहिए। एक बार अगर हमारी क्लास चल रही है तो फिर बीच में आप लोग सुनो ध्यान से, जो पूछना है क्लास के बाद हम आपको टाइम दे देंगे, उसमें पूछना। इसलिए ज़रूरी है कि पहले बस सुनोगे तब तो पूछोगे। और होता क्या है कि अगर हम बार बार कमेंट किए जा रहे हैं, बार बार लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ओवर क्लासेस। तो अनुशासन कमी है। इसलिए जीवन में दोस्तों अनुशासन बहुत होना चाहिए, डिसिप्लिन। और लिबर्टी का तो मतलब है कभी भी सवाल पूछते रहो, कुछ भी सवाल पूछते रहो, ये लिबर्टी है। इसका मतलब है अनुशासन होना चाहिए। और मेरे बच्चों याद रखना,
जो जितने बड़े पद पे है उतने ही बड़े डिसिप्लिन में है, क्योंकि कुछ राज्य के अधिकारियों को हमने कुछ ऐसा काम दे रखा है जिनके लिए अनुशासन की बात है। इसीलिए आप देखोगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 इज curtailing लिबर्टी ऑफ फ्यू कैटेगरीज ऑफ पीपल। आर्टिकल 33 एक तरीके से लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कुछ ही लोगों पर, सब लोगों पे नहीं। इसे बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार पहले अच्छे से बात सुनो, विचार सुनो, उसके बाद सवाल पूछना शुरू करो। क्लास के समय कान खोल के रखो, अंगुली मत चलाओ। क्लास में कहूँगा सवाल पूछना तो वो पूछना। और दूसरी बात है, वेयर वी कैन प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दैट इज अंडर आर्टिकल 34। तो आप और ये भी बात देना, आर्टिकल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो भावना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ आवर फंडामेंटल राइट, यानी हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक अ बैलेंस, कैसे दोनों बैलेंस बना के रखा जाए, बहुत बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर बैलेंस लाइफ में नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने 33, 34 रखा, विच इज नॉट फंडामेंटल राइट, विच इज एडिशनल रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट। जो और ज़्यादा कुछ प्रतिबंध लगा रखे गए हैं, वैसे तो रिस्ट्रिक्शन हर आर्टिकल में है। इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 33 में क्या लिखा गया है, नाउ वी कैन, ये आर्टिकल 33। अब देखोगे आर्टिकल 33 में कैसे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है फॉर द फ्यू कैटेगरीज ऑफ पीपल। कौन कौन से लोग हैं? पार्लियामेंट, इसका मतलब है ये रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? पार्लियामेंट बाई एन एक्ट। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार किसको दे दिया गया है? पार्लियामेंट। इसका मतलब आर्टिकल 33 में रिस्ट्रिक्शन वो है नहीं, दिस इज राइट गिवन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया है तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। और रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाएगी? राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट का थर्ड पार्ट। इसका मतलब है संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसके द्वारा यहाँ पे प्रदत्त अधिकारों में से थोड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और वो लोग कौन होंगे? मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस का मतलब है, यानी आर्टिकल 33 हमारे और आपके अधिकारों को सीमित नहीं करता। आर्टिकल 33 हमारे आपके अधिकारों को सीमित नहीं करता। इसलिए बच्चे कहेंगे कि ना सर हम तो व्हाट्सएप पे मैसेज लिखेंगे, आर्टिकल 33 हमारे लिए थोड़े है। फिर भी दोस्तों अनुशासन तो होना चाहिए। वो विदाउट डिसिप्लिन, इसीलिए कई बार कई देशों में आवश्यक सेना में भर्ती की जाती है, बच्चों को पहले अनुशासन सिखाया जा सके। और ये बात ध्यान में रखने की, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस का मतलब है एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। इनमें जो लोग हैं उनको वो अधिकार नहीं है जो हमें आर्टिकल 19 में है। अब जरा सोच के देखो, कोई एयरफोर्स का ऑफिसर है और उसको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं, उसने मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि भैया ले जाओ मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए आप देखोगे मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस का मतलब है कि जो आर्मी में, आर्मी का व्यक्ति है, जो नेवी में काम करता है, उसके अधिकार सीमित है। यानी बच्चों देखो, इसीलिए बच्चों सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट का प्रयोग तो लोग स्टूडेंट लाइफ में करते हैं, और वो फंडामेंटल राइट का प्रयोग ज्यादा करते हैं जो ऐसे फुक्कड़ बन घूम रहे हैं। अब देखो, इसीलिए आप देखो जैसे हम जो कोई व्यक्ति को, एक व्यक्ति मुझसे मिले बच्चों, तो पता चला कि वो अमिताभ बच्चन की बड़ी आलोचना करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। हमने कहा आप करते क्या? उनका कुछ नहीं करता। हमने कहा बहुत सही, ऐसा आदमी आलोचना खूब करता है। इसीलिए जो जितने बड़े पद पर है उसके बोलने की मर्यादाएं हैं, उस पर डिसिप्लिन लगा कर रखा गया है। इसीलिए बड़े पद का मतलब है कुछ अनुशासन रखना। और बच्चों इसका मतलब ये भी है, अभी अनुशासन रखोगे तब भी तो बड़े पद पे जाओगे। डिसिप्लिन इज मस्ट। तो हमारा फंडामेंटल राइट भी कह रहा है आर्मी। दूसरा, मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज विथ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी लोग होंगे, तो लोक व्यवस्था कौन बनाता है? आईएएस।
लोक व्यवस्था कौन बनाता है? आईपीएस। लोक व्यवस्था बनाते हैं। लोक व्यवस्था कौन बनाता है? सीआईएसएफ। लोक व्यवस्था बीएसएफ, यानी सेंट्रल आर्म फोर्सेस, यानी सीआईएसएफ इसका मतलब है सेंट्रल आर्म फोर्सेस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अब ये जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, यानी आप याद रखो दोस्तों, डीएम को बोलने का अधिकार सीमित है, क्योंकि डीएम के भी अधिकार संसदीय विधि से सीमित नहीं है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट है। आईएएस अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार नहीं है, कुछ भी व्हाट्सएप पर लिखने का अधिकार नहीं। आर्टिकल 33 उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और एक बार तो हमारे यहाँ किसी डीएम ने यूपी में लिख दिया था योगी सरकार के ऊपर, उसको बाकायदा न केवल हटाया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए मेरे बच्चों, अब इसे अच्छे याद रखो, अगर बड़े पद पे जाना है तो सुनना सीखो। बहुत ज़्यादा आपको बोलने की परमिशन नहीं है, काम करने की परमिशन है, पर्दे के भीतर काम करो, खूब मेहनत करो। लेकिन यानी जो डीएम साहब होंगे उनके भी बोलने पर रिस्ट्रिक्शन है। और यस, अगर पुलिस अधिकारी को कहा गया, अगर पुलिस अधिकारी को ऊपर से निर्देश है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, कहीं मर्डर हो गया है, कहीं हत्या हो गई है, तो वो ऊपर के निर्देश से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और हम तो खाली हैं, जब देखो तब ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन क्लास में तो आजकल बच्चे फ्री हो गए, जब देखो तभी लिखे पड़े जा रहे हैं। अरे बच्चों, इसीलिए आर्टिकल 33 दो लोगों को रोक रहा है। और दूसरा, इसका मतलब है सशस्त्र बलों के सदस्य, लोक व्यवस्था बनाए रखने के सदस्य। तो सीआईएसएफ बीएसएफ क्या है? केंद्रीय सैन्य बल है, इनको भी लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। और पुलिस और आईएएस अधिकारी काम तो लोक व्यवस्था बनाए रखना ही है। इसलिए आपने कभी सुना होगा बीएसएफ के एक सदस्य के द्वारा एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था कि बीएसएफ में खाना ऐसा है, खाना ठीक नहीं मिलता। ये आर्टिकल 33 का वॉयलेशन है। अरे मेरे दोस्तों, अनुशासन जरूरी है फौजियों के लिए, और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आराम तलब सुविधाएं दी जाएगी तो कैसे बॉर्डर पर लड़ेंगे वो? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां, कहीं जंगल में लगाया जा सकता है, कहीं छत्तीसगढ़ में लगाया जा सकता है। इसका मतलब है हमारे यहाँ जितने फौजी भाई हैं और जितने ये आपके जितने फौजी भाई हैं, जितने सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लोग हैं, आर्टिकल 34 किसको लिमिट कर रहा है? आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 34 किसको लिमिट कर रहा है? आर्टिकल 25 को। आर्टिकल आर्टिकल 23 24 को। आप ये नहीं कर सकते कि हमसे हमारा आराम करने का मन है, या आर्टिकल 23 को कि कभी भी ड्यूटी दी जा सकती है। देखिए फौजी की ड्यूटी ऐसी होती है, कभी भी कह दिया गया चलो बच्चों। और कई बार ऑनलाइन क्लास में बच्चे पूछें सर कितने समय क्लास होगी, कितने समय तक चलेगी? अरे मेरे बच्चों, ये सब पूछने का अधिकार नहीं होता। ऑफिस में पूछोगे ठांस दिए जाओगे। इसलिए आपको याद रखना है, बोलने का अधिकार सीमित। अब पता चला कि बीएसएफ को किसके सैनिकों को लगा दिया गया बॉर्डर पे, और वो कह रहे हैं भाई हमें तो हनुमान जी बुला रहे हैं, सैटरडे को जा रहे हैं दर्शन करने। नहीं, सीमित। और फिर बीएसएफ कोई कर्मचारी कहे ना, हम तो दर्शन करने ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम तो ये भी सोच रहे हैं थोड़ा सा आवागमन भी कर ले, और मेरे जीवन का अधिकार में निष्ठा का अधिकार होता है। तो निष्ठा का अधिकार होता है तो इसलिए आर्म फोर्सेस के सदस्य को बाहर किसी अजनबी व्यक्ति से मिलने का अधिकार नहीं है। हम किसी मिल सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। ऐसे जो सेना वगैरह के लोग हैं, जिनको अगर सरकारी अधिकारी सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हैं, वो बाहर कोई भी अकेले नहीं रह सकता। फैमिली के साथ है तो बाहर रहने की परमिशन होगी, क्योंकि पता नहीं कौन से मिल जाए। आपने कश्मीर में देखा होगा कि सेना के अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, एक महिला के साथ बाहर कोई होटल में मिले थे, इस आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो गई। तो बच्चे ये बात याद रखना, अनुशासन बनाए रखना बड़ा जरूरी है कि किन के गए ये सब आर्टिकल 19, 25, 23
न तो किनके अधिकार गए, देख लो आप। तो अधिकार आर्म फोर्सेस के थर्ड पर्सन में है, पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो। और किसके अधिकार को सीमित किया जाएगा, ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश बाय स्टेट फॉर पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या है, ब्यूरो संगठन के स्थापित दूर संचार प्रणाली में नियोजित होने वाले व्यक्तियों आसूचना आदि। बच्चों, जो इंटेलिजेंस या आसूचना का मतलब है खुफिया सूचना इकट्ठा करना। इंटेलिजेंस या आसूचना का मतलब खुफिया सूचना इकट्ठा करना। और आप देखते हो कि हमारे यहाँ दो प्रकार की इंटेलिजेंस है। एक तो हमारी है इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, RAW। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वो WWE वाला रॉ नहीं। रॉ क्या करती है, बाहर से सूचना इकट्ठा करती है। अब पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है तो रॉ बताएगी। चीन हमारे बारे में क्या सोचा, रॉ बताएगी। हमारे यहाँ कई खुफिया एजेंसी हैं जैसे रॉ, जो बाहर से इकट्ठा करती है सूचना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये घर के अंदर सूचना इकट्ठा करती है कि मणिपुर कंडीशन क्या है। और इसीलिए इन संगठन में शामिल जितने भी लोग हैं, इन संगठन में शामिल जितने भी लोग हैं उनके अधिकार को सीमित किया जाएगा। और हमारे यहाँ सेना के लिए अलग इंटेलिजेंस चलता है, MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। हमारे इंटेलिजेंस के कई प्रकार हैं। राज्य का अपना होता है CID, राज्य के अपने CID है। और इधर IB है, इधर MI है, MI है। तो ऐसे संगठन के लोग भी कुछ बोल नहीं सकते। और यकीन मानो, एक बार तो हमारे यहाँ IB के महानिदेशक थे, रिटायर हो गए, और उन्होंने कहा भाई हम किताब लिखनी है। सरकार ने मना कर दिया, नहीं आप किताब नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप किताब लिखेंगे तो बड़ी सारी गुप्त बातें बाहर आ जाएंगी। और दोस्तों, हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई हमें सूचना मिली, अपने दोस्त को बताने का मन करता है कि भैया अरे यार हम तुमको बता रहे, बस दूसरे को मत बताना, समझ लो रायता फैल गया। यहाँ बताना मना है। इसलिए बच्चों देखो, अनुशासन सीखो। आपको क्या लगता है कि सर जब मैं बड़े पद पे जाऊंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपके बहुत सारी बातें मर्यादाएं रखी जाएंगी। और दोस्तों, लिमिटेशन होना, मर्यादा होना, डिसिप्लिन होना, यही तो जीवन है। नहीं पता चला जो मर्जी वही कहे जा रहे हो, जो मर्जी वही बोले जा रहे हो। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखने की है। और आपको यही बता दें, इन लोगों के इंटेलिजेंस जितने भी आप देखोगे हमारे यहाँ, जितने भी जो आर्मी होती है, यानी किन किन लोगों के अधिकारों को सीमित किया जाएगा। अच्छा, ये बात हमने थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल 33, मैं तो 33 भी बता रहा हूँ। आर्टिकल 33, थोड़ा यहाँ आर्टिकल 33 है, तो मैं 33 की बात कर रहा हूँ। तो इधर हम 34 बता देंगे आपको। यहाँ थोड़ा सा, या हम ऐसे लिख दे, थोड़ा यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया दोस्तों, 34 इधर लिख दे, तो फिर ये सारी बात यहाँ से हटा के इधर कर दें। इसका मतलब 33 में किन किन लोगों के अधिकारों का वायलेशन किया जाएगा, किन किन लोगों के अधिकारों को सीमित किया जाएगा। तो पहला, सेना, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, और दूसरा लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग, यानी इधर होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये होगा पब्लिक ऑर्डर, IAS, IPS, फिर होगा मेंबर ऑफ रॉ, IB, और फिर होगा इधर इनका रेडियो सिस्टम, इनकी संचार प्रणाली, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम। एक बड़ी ध्यान रखने की बात है, एक बड़ी ध्यान रखने की बात यह है कि जितने भी, जैसे हमारा देखो संचार प्रणाली अलग है, जो जिस फोन से हम लोग बात करते हैं
वो फ़ोन सेना के लिए नहीं है। अब सेना का कोई अधिकारी है, गुवाहाटी का ब्रांच है, वो बात करना चाहता है कश्मीर से, उसका अपना टेलीफोन सिस्टम है, अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये पता चला कि हमारा तो कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा है, फ़ोन लगाया किसी और को लग गया, किसी और को, यहाँ ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। और रॉ का, आईबी का, इन सब का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसका मतलब है, और पुलिस का भी अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है। आप देखोगे हमारे यहाँ पुलिस में एक विंग ऐसी होती है पूरा रेडियो ऑपरेट करती है, सेना में भी एक विंग ऐसी होती है। इसलिए ये अपने रेडियो सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक ना होने पाए। अब मान लो कि इनके सूचना प्रणाली का प्रयोग, कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग अगर हम ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन सिस्टम में लगा लें तो पहली बात कॉल ड्रॉप होती है, और पता चला कि जितना कम्युनिकेशन हो रहा है सब किसको पता चल जाएगा? सब संचार मंत्रालय को पता चल जाएगा, वहाँ कर काम करने वाले कर्मचारियों को पता चल जाएगा, सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि इनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम अलग होता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करने वाले अधिकारियों पर भी ये कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करने वाले अधिकारियों को भी नहीं मिलेगा 19, 25, 20, 24, ये सारे फंडामेंटल राइट इनके गए सस्पेंडेड। इसके लिए संसद ने विधि बना रखी है, 1950, 1954 संसद ने लॉ बना रखा है कि इनके अधिकार सीमित हो गए। इसलिए दोस्तों हमारा संविधान इससे बड़ा बनेगा, ज़्यादातर चीज़ें लिख देता है। अब सोचो अमेरिका के संविधान में केवल फंडामेंटल राइट लिखा गया, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट से ज़्यादा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। इसलिए बिहार पीसीएस में एक बार सवाल आया था कि हमारा संविधान एक हाथ से फंडामेंटल राइट दे रहा है, दूसरे हाथ से छीन ले रहा है। हकीकत की बात यह है दोस्तों, हमारा संविधान फंडामेंटल राइट छीनता नहीं। इट इज नॉट स्नैचिंग अवे द फंडामेंटल राइट, टेकिंग अवे फंडामेंटल राइट, नो, इट इज पुटिंग सम लिमिटेशन। अरे दोस्तों हम फंडामेंटल राइट छीन थोड़ी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम आप लोग बोलो मत, सवाल मत पूछो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक समय में सवाल पूछ, लास्ट में सारे सवाल के जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने आपको सवाल पूछने से मना नहीं किया। इसलिए ये मान्यता है जिसके हिसाब से हमारे यहाँ आर्मी फोर्सेस में डिसिप्लिन रहेगा, लोक व्यवस्था में डिसिप्लिन रहेगा। आर्टिकल 33 फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रेन करती है कुछ वर्ग के कर्मचारियों के लिए। लेकिन एक और भी तरीका है आर्टिकल 34 में कर्मचारियों की बात नहीं की गई है, कुछ वर्ग कर्मचारियों की बात नहीं है। ए बी सी किसके फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे? आर्टिकल 34 में बात है कि किसी भूभाग विशेष में हम लोगों के अधिकारों को सीमित कर देंगे। और मणिपुर घटना सबसे अच्छी दिख रही है इस समय। अब जरा सोच ले दोस्तों, मणिपुर में, यानी अब देखो लोग अमेरिका कंपेरिजन करते हैं कि अमेरिका में इतने फंडामेंटल राइट है, और अमेरिका में मणिपुर जैसी समस्याएं थोड़ी हैं। इसे 33 इतनी बात है। अब जब 34 आपको बता दे तो 33, 34 एक तरीके से आपवादिक हैं, और ये कहीं ना कहीं राज्य के हाथ को मजबूत करते हैं, राज्य की सुरक्षा को शक्तिशाली बना रहे हैं। और बच्चों देखोगे 34 की कंडीशन अभी मणिपुर से आप समझ सकते हो। जरा सोच के देखिए, हमारे देश में कई ऐसे स्टेट हैं जैसे मणिपुर हो गया, वहाँ तो पुलिस के बजाय जो वहाँ उग्रवादी संगठन है वही ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। अब जरा देख लो दोस्तों, सुरक्षा बनाए रखना राज्य का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अरे बच्चों, संप्रभुता का मतलब ही होता है कि राज्य सुरक्षा नहीं बना पाए किसी संप्रभुता। लेकिन इसका मतलब है कोई पुलिस पर हमला कर दे, कोई सेना पर हमला कर दे, ये सेना पुलिस पे हमला नहीं है, संप्रभुता पे हमला है, सॉवरेंटी पे हमला है। और संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति। अब कोई राज्य की सर्वोच्च शक्ति पे हमला कर दे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि जरा सोच के देखिए, जिस पुलिस व्यवस्था को हमने पूरे भारत में लोक व्यवस्था के लिए अपना रखा है, कई राज्यों में, जैसे कि उसमें है कश्मीर, उसमें है मणिपुर, उसमें है नागालैंड, उसमें है असम के कुछ भाग है। ये बात आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि हमारे ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पुलिस भी व्यवस्था नहीं बना पाती।
जहाँ एसपी साहब, डीएम साहब भी हथियार डाल देते हैं। वो कहते हैं भैया हमारे बस का नहीं है। और हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे, क्योंकि जब भारत का संविधान बन रहा था, पहली बार देश में अलगाववाद की समस्या नागा से आई थी। नागालैंड, जो नागालैंड है, नागा जनजाति के लोग हैं। वो पहले असम के भाग थे, और असम से इसी कारण नागालैंड का निर्माण किया गया 63 में, कि भाई अलगाववादी मांग थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अब जैसे उनको नागालैंड बना दिया, अब वो क्या कहते हैं, बड़ा नागालैंड बनाओ। हमने कहा भैया बड़ा नागालैंड क्या है? तो उन्होंने कहा कि याद रखो, जितने भी नागा जनजाति के लोग हैं, मणिपुर में रह रहे हैं, बाकी असम में रह रहे हैं, उनको और हमारे भाग में मिला दो। तो हमने कहा उसके बाद क्या करोगे? उनका भाग जाऊंगा। अब जरा सोच, कश्मीर में आप जाओ, कश्मीर में भी देखा होगा कि पुलिस अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई, रिटायर्ड था। एक पुलिस वाला व्यक्ति पुलिस की ड्यूटी से आया था गांव में, उसकी हत्या कर दी गई। अब जरा सोच के आप देख लो। यानी हमारे पास ऐसी भी समस्याएं आ रही है। इसका पूर्वानुमान संविधान निर्माताओं ने पहले लगा लिया था। और पूर्वानुमान क्या दोस्तों, अभी इसे देखोगे, जैसे हम पैदा हुए, भारत नामक देश जैसे पैदा हुआ, आफतों के साथ पैदा हुए, हम समस्याओं के साथ पैदा हुए। इसीलिए हमने आर्टिकल 34 दिया। अब कश्मीर में, मणिपुर में समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? क्योंकि सवाल ये है कि फंडामेंटल राइट को आप देखेंगे, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट अगर मान लो फंडामेंटल राइट हमें लगा दिया, तो फंडामेंटल राइट तो ये कहता है कि न्यायपालिका किसी को दंड देगी, पुलिस दंड दे नहीं सकती। अनुच्छेद 20 यही कहता है आपको भी। अब हम अनुच्छेद 20 भी आपको बता दे रहे हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसको रिवीजन करना चाहिए। और हमारा आर्टिकल 20 तो ये भी कहता है, 22 भी कह रहा है कि बिना अपराध के किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया नहीं जा सकता। आर्टिकल 19 कह रहा है कुछ भी आप बोलो, कहीं आए हो जाओ। और आर्टिकल 19 कह रहा है समूह भी बना लो। इसलिए दोस्तों, अब ऐसी परिस्थिति में जहां राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाए, प्रभुता खतरे में आ जाए, वहां फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जाएगा। यही बात 34 में लिखी गई है। और 34 अप्लाई कहाँ हो रहा है? इन राज्यों में, पूरे भारत में नहीं। इसका मतलब आप कहोगे कि सर क्या कश्मीर में लोगों को फंडामेंटल राइट कम है? तो सच में कम है। अगर कई बार तो हम, आपका जाओ कहीं दिल्ली आ जाओ, आप मुंबई आप जाओ, यानी भारत के किसी पटना में जाओ, आप भोपाल में जाओ, वहाँ जब आप जाओगे तो पुलिस वहाँ पे आपको दिखेगी। शहर के अंदर पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस दिखेगी। यहाँ कश्मीर जाओ, मणिपुर जाओ, आपको एक अलग तस्वीर दिखेगी। वहाँ बीएसएफ और सेना के लोग 20 शहर में फ्लैग मार्च करते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 34 लागू है। अभी सेना काम तो बॉर्डर पर है यार, सेना का काम तो बॉर्डर पर, सेना काम शहर के भीतर क्या मतलब है? सेना को अपने शहर के भीतर क्यों लगा दिया? आर्टिकल 34 के कारण। इसलिए दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं के पास ये पता था ऐसी समस्या आएगी। और इसलिए अब देखो, हकीकत की बात यह है कि अगर बीमारी सामान्य है तो होम्योपैथी की दवा खाने से काम चल जाता है। अब चूसते रहो होम्योपैथी दवा। लेकिन अगर अब मान लो कि बीमारी अगर गंभीर किस्म की है, तो मामला होम्योपैथी की दवा से नहीं बनेगा, फिर तो सर्जरी करना पड़ेगा। इसीलिए आर्टिकल 34 एक कठोर उपाय है। मेरे दोस्तों, शरीर का कोई पार्ट काटना अच्छा थोड़ी लगता है। कई लोग तो इंजेक्शन लगवाने से भी डरते हैं, बहुत डरते हैं वो, और होम्योपैथी की दवाई दे तो खाते रहते हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माता जानते थे कई मामलों में हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तो कठोर उपाय करना ही पड़ता है। अब इसकी अब लोग आलोचना क्या करते हैं, भारतीय संविधान में दो तानाशाही के प्रावधान है, ये हमारा लोकतंत्र है। आलोचक तो ऐसे से करते हैं, अधिकार पर इतना सीमांकन लगा दिया हो, व्यक्ति के अधिकार को दबा दिया। अरे मेरे बच्चों, परिस्थितियां भी देख लो। और हर बात में लोग एग्जाम्पल कहाँ देंगे, इंग्लैंड का, अमेरिका का। हमने तो बता दिया, इंग्लैंड अमेरिका में बता दो कहाँ। हमारे यहाँ माओवाद, नक्सलवाद, ये उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जो देखो वही तमंचे पर डिस्को कर रहा है दोस्तों। कमाल की बात हो गई यार, ये नहीं चलने देंगे। इसलिए अब देखो 34 में क्या लिखा गया है। 34 की लैंग्वेज थोड़ी टफ है,
बात बड़ी सामान्य सी है और इसे कई बार लोग आलोचक कह देते हैं भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। लैंग्वेज बहुत टफ यूज करते हैं। कैसे लैंग्वेज यूज किया गया है देखो आप। रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ। अब ये देखो दोस्तों, ये बड़ा शब्द है। यानी किसी क्षेत्र में सेना विधि, देखो सब बहुत बड़ा है। यानी मार्शल लॉ का मतलब तैयार होता है सेना का शासन। सेना का शासन भारत में, कमाल की बात है। अरे म्यांमार में हो सकता है, उत्तर कोरिया में हो सकता है, भारत में सेना का शासन, ये बात तो चौंकाने वाली है दोस्तों। हमारे आर्टिकल 34 का मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का सीधा मतलब सेना का शासन। अरे भाई सेना में बंदूक का शासन, बल का शासन। देखो दोस्तों, लोकतंत्र क्या है? बटन दबाया चेंज हो गया। ये लोकतंत्र में हिंसा थोड़ी होती है, लोकतंत्र में बल का प्रयोग नहीं होता। लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव हम क्या करते हैं, सहमत देते हैं एक पार्टी को, एक नेता को, कि भैया आप हमारे ऊपर शासन करिए, हमने कंसेंट दे दी आपको, सहमत दे दी। अब सवाल ये है, लेकिन मार्शल लॉ तो बिल्कुल अलग ही किस्म का है, तो सब बड़ा भारी भरकम है मार्शल लॉ। इसलिए हम शब्दों पर बड़ा ध्यान देते हैं, इत्मीनान से पढ़ते, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों सुनो पहले अच्छे से, पहले सुनना सीखो। और यही युवावस्था में बच्चे ही नहीं कर पाते। युवावस्था में अगर कंसंट्रेशन बच्चों का बन जाए, सुनना सीख जाए, तारे तोड़ देंगे। अरे दोस्तों, बुढ़ापे में कंसंट्रेशन में आकर क्या करोगे? उसमें शरीर का बल खत्म हो जाता है, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अरे भी शरीर साथ है तब कंसंट्रेशन बनाओ। इसीलिए ये लिखा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इसका मतलब है कि जो पहले के पार्ट दे दिए गए हैं उनको यहाँ ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उनका एक्सेप्शन हो सकता है। कि पहले तो आर्टिकल 19 है, 20 से 21 है, यानी एक तरफ एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिया जा रहा है, दूसरे हाथ से लिया जा रहा है। इन सबसे नहीं लिया जा रहा है, सब परिस्थितियों में नहीं लिया जा रहा है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या करती है, इंडिम्निफाई, क्या कर सकती है, संसद विधि के द्वारा किसी राज्य की सेवा में, इन राज्य की सेवा में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समापरण। इंडेमनीफाई का मतलब है समापरण। इसका मतलब है माफ कर सकती है। इंडेमनीफाई का मतलब है, समाहरण का मतलब होता है माफ कर सकती है, सीमित कर सकती है। किसको सीमित कर सकती है, माफ कर सकती है? पर्सन, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन इन कनेक्शन विद मेंटेनेंस ऑफ रेस्ट ऑर्डर in any area within territory of India when martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted for order or other act done under martial law। यानी इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, तो पूर्वगामी उपबंध क्या है, जो पहले फंडामेंटल राइट्स है, वो पूर्वगामी उपबंध है। तो होते हुए भी संसद के द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य क्षेत्र की कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी, क्षतिपूर्ति कर सकेगी। और उसके भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सेना प्रवृत्ति व्यवस्था के बनाए रखने हेतु सेना विधि के अंदर पारित किए गए दंडादेश, दिए गए दंड या किसी किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य बनाए रह सकती है, विधिमान्य बनाए रह सकती है। अब सर देखिए, अब इसका मतलब क्या है, बात तो बड़ी कठोर भाषा में लिखा गया 34, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। कैसे? तो 34, तो पहला, अब सवाल ये है
मार्शल लॉ क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे हम मार्शल लॉ कहते हैं वो ऐसा नहीं जैसा कि पाकिस्तान में है, जैसा, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों लोकतंत्र तो है ही है भाई। देखो, मणिपुर में विधानसभा है, मणिपुर निर्वाचित सरकार है, चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल अभी चुनाव स्थगित है, असम में यानी भारत के सारे राज्यों में चुनाव तो हो ही रहा है। तो वैसा मार्शल लॉ हमारे यहाँ नहीं है जैसा कि म्यांमार में है, बर्मा में है, वहाँ तो चुनाव ही बंद है, सेना का ही शासन पर नियंत्रण है। तो हमारे यहाँ जो मार्शल लॉ की बात की गई है वो थोड़ा अलग है। मार्शल लॉ का मतलब है, सैन्य विधि का मतलब क्या है? जहाँ लोक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन असफल हो जाए। wherever wherever administration is unable to maintain public order। भाई लोक व्यवस्था काम किसको दे दिया गया? पुलिस को। लोक व्यवस्था काम किसको दिया गया? प्रशासन को। लेकिन लोक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन असफल हो रहा है। लोक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन असफल हो रहा है। और असफल क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे उपद्रव है, उपद्रवी गतिविधियां हैं। वहां पे इंसर्जेंसी है, वहां पे गड़बड़ी वाला क्षेत्र है, डिस्टर्ब एरिया है। वेदर इट इज infected by insurgency or डिस्टर्ब एरिया। इस डिस्टर्ब एरिया के प्रशासन के लिए सेना को बुला लेना, अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर देना ही मार्शल लॉ है। इस गड़बड़ी वाले क्षेत्र के प्रशासन के लिए इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करना, सेना और केंद्रीय सैन्य बलों को तैनात करना, यही मार्शल लॉ है। यानी डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्सेस एज वेल एज आर्म फोर्सेस फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। और आप देखोगे, इसका मतलब आप कहोगे सर ये बताओ, जहाँ पे मार्शल लॉ है तो कहाँ पे लग सकता है? पूरे राज्य में, राज्य के भाग में। कौन लगा सकता है? गवर्नर या गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ होम, MHA और गवर्नर बोथ कैन यूज द आइडिया ऑफ मार्शल लॉ। और आप देखोगे वहाँ आप कहोगे सर ये बताओ, जहाँ मार्शल लॉ लगता है क्या वहाँ DM और SSP नहीं होते? होते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस स्टेशन में आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस का स्पेशल डिप्लॉयमेंट होता है। क्योंकि कभी भी कप्तान चाहेगा तो वो आर्म फोर्सेस की मदद लेगा, क्योंकि पुलिस के द्वारा लोक व्यवस्था नहीं बन पा रही है। अच्छा दोस्तों देखो, पुलिस के साथ हमारी थोड़ी मजबूरी है कि पुलिस के साथ क्या है कि लोकल पब्लिक से मिली होती है। पहला, पुलिस लोकल पब्लिक के साथ मिली होती है, और पुलिस पुलिस पे ऐसे भी तमाम प्रतिबंध ऐसे होते हैं, गोली चला दो तो लोग पूछ लेंगे, तो पुलिस वहां पे असफल हो जाती है। और आर्मी की खास बात है, आर्मी और अर्धसैनिक बल जहाँ के लोग होते हैं वहाँ तैनात नहीं होते हैं। हमें बिहार के तैनात हैं कश्मीर में, पहली बात, उनको ट्रेंड ही किया जाता है थोड़ा कठोर तरीके से, डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है, इसलिए वो बल का प्रयोग कर देते हैं जो पुलिस सामान्यतः नहीं कर पाती। और आप कहोगे सर यही मार्शल लॉ का मतलब है? नहीं, मार्शल लॉ का अगला भी मतलब है। आप याद रखिए, सेना को अर्धसैनिक बल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। सेना और अर्धसैनिक बल, जिसे हम अर्धसैनिक बल कहते हैं, वही है सेंट्रल आर्म फोर्सेस। कई लोग, क्योंकि आर्मी वाले दोस्तों, अच्छा लड़ाइयाँ अपनी अपनी जगह पे होती है, आर्मी के लोग जो हैं सेना में कहते हैं यार ये शब्द भी मत यूज करा करो, अर्धसैनिक। अरे अर्धसैनिक क्या मतलब होता है? सैनिक केवल हम हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस है, इसे CISF
यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये लोग कहते हैं कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मिलिट्री वाले कहते हैं यार तुम पैरामिलिट्री शब्द का यूज मत करो, तुम सेंट्रल फोर्सेस। और ये भी आप देखो सर्विस में बड़ी राइवलरी चलती है। BSF के लोग कहते हैं भैया ये बताओ, हम भी वही आप जैसा काम कर रहे हैं, आप जहाँ लड़ते हो असिस्टेंट तो हम भी देते हैं, आपकी सेवा शर्तें ज़्यादा अच्छी हैं, हमें पेंशन भी आप नहीं देते, हमें कैंटीन भी नहीं देते, सेना के लोगों को सब देते हो, अपनी पे थोड़ी समस्या होती है। लेकिन जहाँ भी मार्शल लॉ होता है वहाँ पुलिस की सहायता के लिए, प्रशासन की सहायता के लिए सेना और सैनिक बल तैनात होते हैं। तो आप जानते हैं सेना और सैनिक बल तैनात होंगे, वो बातचीत तो नहीं करेंगे। ऐसे एक बार जनरल बिपिन रावत थे, उनसे किसी ने पूछा मार्शल लॉ में तो जो आपने सेना तैनात कर रखी है वो तो बल का प्रयोग कर देता है। बिपिन रावत ने कहा अरे भाई वो उसी के लिए है वो, अरे सेना बातचीत करने की थोड़ी होती है, सेना के लोग बंदूक ज़्यादा चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आर्म फोर्सेस लगे हुए हैं वहाँ सेना को कहीं भी तलाशी लेने का अधिकार है, कि कहीं भी, आप याद रखो, कहीं पूरे एरिया को कहीं फ्रिस्क कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, फ्रिस्किंग का राइट होता है, आवागमन को प्रतिबंधित कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ओवर मूवमेंट, और किसी भी भूमि या भवन को तबाह कर सकते हैं। इवन दे कैन बुलडोज, दे कैन डेमोलिश एनी हाउस, दे कैन बुलडोज एंड डेमोलिश एनी हाउस। वो किसी घर को, किसी भी घर को, किसी भी घर को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, घर को सीधा डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे, और किसी घर की तलाशी ले सकते हैं, और देखते ही गोली मार भी सकते हैं, गोली मारने का भी आदेश होता है। इवन दे कैन शूट एट साइट। आप समझ सकते हो यहाँ सेना को विशेष अधिकार मिलते हैं। ये इसीलिए मार्शल लॉ बड़ा खतरनाक होता है। तो दोस्तों कश्मीर में कभी जाओ, जब सेना निकलेगी आम सिविलियन का सारा व्हीकल रोक दिया जाएगा, वो आम सिविलियन का व्हीकल रुक जाएगा, फिर सेना निकलेगी। आम सिविलियन का व्हीकल, कहीं नागरिक, सिविलियन का मतलब नागरिक, हम आप जैसे लोग, उनके व्हीकल कहीं भी चेक किया जा सकता है। आप कहोगे सर ये बताओ घर को उड़ा देगा जो हमने बनाया है? अरे हाँ, आप वो घर को कभी उड़ा देगा, वो उसको लग गया है आतंकवादी छुपे हुए हैं। दूसरा, फिर आप पूछोगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अभी तो आर्टिकल 19, 21 ये सब पढ़ाओ, सब क्या हुआ तो भूल जाओ यहाँ पे। तो आप कहोगे सर ये बताओ, ये तो पुलिस स्टेट भर हमने बना दिया है, में संविधानवाद क्या है? आर्टिकल 14 पढ़ाया था आपने, विधि का शासन, विधि का शासन, सेना का शासन हो गया। तो ये तो देखो दोस्तों ये आलोचना है। और आप पूछोगे सर ये बताओ, अब किसी की ये तलाशी कर सकते हैं, इसका मतलब है किसी की भी तलाशी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन, 12 बजे रात भी ये किसी घर में भी घुस सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये 12 बजे रात भी किसी घर में घुस जाएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। अब बताओ, सोचो किसी 12 बजे रात किसी घर में घुस जाना, आप घर में कौन है कौन नहीं है, इससे हमारा पूरा राइट है। और अगर किसी सेना ने किसी गोली मार दी, अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ, अब सेना ने किसी गोली मार दी, इसके लिए कहीं उत्तरदायी नहीं है। आप याद रखो, पुलिस अगर हमारे यहाँ इन राज्यों के अलावा, अगर जहाँ पे ये मार्शल लॉ नहीं लागू हुआ है, इन राज्यों के अलावा पुलिस कहीं किसी को इनकाउंटर कर दे, उसकी तुरंत जांच हो जाएगी। आपने यूपी में देखा ही था, योगी बाबा गाड़ी पलटवा रहे थे, लोगों का भाई जांच कराओ इनकी, यहाँ कोई जांच नहीं होगी। अब सवाल ये है यार, आप कहोगे सर ये बताओ, जिसके हाथ में बंदूक दे दिया, हथियार दे दिया, और हमने कहा किसी को ठोंक देना, ये तो हर आदमी खतरे में रहेगा, किसी को कभी मारा जा सकता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सच है, यहाँ सेना के अधिकारियों को, सेना के अधिकारियों को द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस आर गिवन द इम्यूनिटी, सेना के अधिकारियों को न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। जो सेना के अधिकारी हैं और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लोग हैं, इन्हें न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है, सीधी बात कहे, इनके खिलाफ कोई FIR नहीं होगा।
याद रखो बच्चों, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है लेकिन पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है। अगर पुलिस ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, सेना खिलाफ नहीं होगा। जहां मार्शल लगा होगा वहां सेना खिलाफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं जाएगी, एफआईआर ही नहीं होगा। देखो, न्यायालय मामला तब जाता है जब पुलिस में एफआईआर हो। बिना पुलिस में एफआईआर किए, बिना मुकदमा चले न्यायालय में कोई मामला जाएगा नहीं। तब तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, ये तो हमने सेना को खुली छूट दे रखी है, अधिकारों क्या होगा, मानवाधिकार क्या होगा। अब देखो बच्चों, यही बैलेंस बनाने की बात है। इसलिए आप देखोगे और आप ये पूछोगे सर ये बताओ इनको इतनी छूट मिली है, ये सब लिखा कहाँ गया है जो आप बता रहे हो। आर्टिकल 34 में सारी बातें नहीं है, आर्टिकल 34 में नहीं है। इसके लिए संसद ने विधि का निर्माण किया है, और जिस संसदीय विधि का निर्माण किया गया है उसी को कहते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1959। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, नाम से ही दिख जाता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आया, 1959 आया। इससे हमने सेना को अधिकार दे दिया, इससे हमने सेना को विशेष अधिकार दे दिया। इसीलिए अब बच्चों देखोगे, अब ये अधिकार हमने सेना को दे दिया संसदीय विधि के द्वारा, जैसे अधिकार ये दिया, तो अब आलोचक क्या कहेंगे, मानवाधिकार के खिलाफ है। कुछ लोग तो कहते हैं राज्य के द्वारा पैदा किया गया आतंकवाद है। बहुत बड़ी बात है बच्चों। अब जरा सोच के देखो, आतंकवाद राज्य पैदा करता है या आतंकवाद राज्य की विरोधी ताकतें पैदा करती हैं। तो आलोचनाएं बड़ी गंभीर है। Some people are saying that it is like a state terrorism। दोस्तों, हम तो अभी आगे देखेंगे, हमारा राज्य तो कल्याणकारी है, फिर भी हमने क्या कह दिया, स्टेट टेररिज्म का विचार कह दिया, स्टेट टेररिज्म की बात कह दी। तो जरा सोच के देखो, इसलिए आपसपा के विरोधी भी हैं, उसके समर्थक भी हैं। कैसे विरोधी है, उसके समर्थक हैं, आपको लास्ट में बता दें। अब आपसपा होना चाहिए नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसके विरोधी भी है समर्थक भी है। कैसे? अब देखो, विरोध में क्या बात कही जाती है, विरोध में क्या, व्हाट इज इन अपोजिशन, ये मूल अधिकार के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, यह मानव अधिकार के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, ये राज्य की हिंसा है, ये पुलिस स्टेट है। इसका मतलब है इससे विधि का शासन, इससे विधि का शासन संविधान वास्तव खत्म हो जाता है। इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, ये विधि के शासन के खिलाफ है, क्योंकि पुलिस का शासन हो जाए और पुलिस हथियारों के साथ हुआ जाए, ये आपसपा के विरोधी तर्क है कि आपसपा हमारे फंडामेंटल राइट खत्म करती है। आपसपा इसकी स्वाभाविक रूप में राज्य की हिंसा की बात करती है, पुलिस राज्य की बात करती है। लेकिन इसके समर्थन में क्या बात कही जाती है, इसके समर्थन में क्या बात कही जाती है, अरे भाई जो सेना के लोग होते हैं उनमें भी तो अनुशासन होता है। सेना के लोगों के खिलाफ याद रखना, भले ही न्यायपालिका में कोई मामला ना जाए, लेकिन सेना के लोगों के खिलाफ भी आप याद रखो कोर्ट मार्शल होता है। अगर सेना के किसी व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की, गलत तरीके से फायरिंग कर दी, तो सेना का भी एक न्यायालय है जो ऐसी अनुशासनहीनता की जांच करता है, उनको दंडित करता है। अच्छा, ये बात थोड़ा सा आपको याद दिला दें। देखो फैक्ट में, अच्छा ये 1958 का है, 59 नहीं, 58। अब फिर जरा इधर हम देख लें।
तो कोर्ट मार्शल होता है पहला। और दोस्तों देखो, सेना कोई जानवर नहीं है, वही मानव है। और सेना को कैसे मानवीय सहायता में लगाया जाता है, बाढ़ की सेना वहाँ स्कूल चलाती है, इन क्षेत्रों में सेना स्कूल चलाती है, मानवीय सहायता करती है, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाती है, सेना हॉस्पिटल भी चलाती है। इसलिए हम ये कहें नहीं नहीं बस सेना केवल लोगों खून पीती है। सेना में काम करने वाले लोग भी दोस्तों एक तरीके से, सेना में काम करने वाले लोग ही बस एक तरीके से दानव नहीं है बल्कि मानवीय है। इसलिए इसमें मानवीय सहायता भी दी जाती है सेना के द्वारा, स्कूल चलाने में, हॉस्पिटल चलाने में। स्कूल। और तीसरी बात है, वास्तविकता का मुद्दा है। आलोचक तो ये कहते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है, कि किसी बच्चे ने कोर्ट मार्शल का मतलब होता है सेना का अपना न्यायालय। इसमें अब सेना ने अब देखो, सेना में अनुशासन इतना चलता है कि सेना के अधिकारी ने कह दिया सवाल नहीं पूछना तो नहीं पूछना है, और आपने सवाल पूछ लिया तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अगर कह दिया गया कि 8 बजे आ जाना है और आप 9 बजे पहुंचे, अनुशासनहीनता है। तो जिसके सेना के अपने नियम होते हैं, इसलिए सेना भी उत्तरदायी है। और सही बात है कि अब संप्रभुता की रक्षा के लिए, अब दोस्तों अगर सेना संप्रभुता की रक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में अगर सेना लड़ रही है तो सेना के लोग भी तो मारे जाते हैं। अरे दोस्तों, अगर आम लोगों की हत्या निंदनीय है तो सेना के लोग भी मारे जाएं, ये भी तो मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। मानव कहीं भी मरे तो भी इसका उल्लंघन है। इसका मतलब है कि इसके पक्ष विपक्ष दोनों है। और बात यही है, वी कैन टॉक इन फेवर एंड वी कैन क्रिटिसाइज टू, because army court martial means there is a special court for armed forces which punish the people in order to violating the discipline. और फिर they are also running the some hospitals, schools, so they are also involved in some humanitarian activities too. And more importantly, between sovereignty and liberty, we cannot ignore sovereignty. We cannot ignore sovereignty. और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह रखा है, अगर किसी ने बहुत ब्लेटेंट वायलेशन किया है तो आपसा के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। इस बात पे भी बड़ा उस पर विवाद हुआ था। तो आपसा के खिलाफ मुकदमा चलेगा, इसलिए ये बात कही जाती है कि ये इसके पक्ष में तर्क है। और इसीलिए बच्चों, हम निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, व्हाट इज कंक्लूजन, कि मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट वायलेट द ह्यूमन राइट्स। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिकल तरीके से धीरे धीरे हम आपसा को स्वाभाविक रूप में खत्म करें, सीमित करें। यही निष्कर्ष होना चाहिए। कहीं लोकतंत्र में स्वाभाविक तौर पर बातचीत बढ़ाई जाए, वार्ता बढ़ाई जाए, जिसके माध्यम से हम शांति स्थापित कर पाए। इसीलिए लेकिन दोस्तों, यह एक आवश्यक बुराई है। आपसा इज ए नेसेसरी इविल। बात ध्यान से सुनना, बुराई है क्योंकि देखो आज़ादी सीमित करती है, लेकिन नेसेसरी क्यों है? बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ ए नेशन। यही उसका निष्कर्ष है, ये उसका निष्कर्ष है। किसी बच्चे ने अब सवाल पूछो बच्चों, अब सारे सवाल पूछो, अब आप सारे सवाल पूछो। मैंने सारे यहीं से फंडामेंटल राइट खत्म, क्योंकि आर्टिकल 35 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। बस आर्टिकल 35 में ये है कि पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर दी गई है, जिससे फंडामेंटल राइट को अप्लाई करता है। जैसे 17 में कोई लॉ बनाना है, 23-24 में लॉ बनाना है, दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब बच्चों सवाल पूछो, अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। किसी ने बच्चे ने पूछा है कि सर लोकस स्टैंडाई क्या है? लोकस स्टैंडाई लैटिन टर्म है बच्चों, इसका मतलब है इंग्लिश में प्रोसीजर, हिंदी में प्रक्रिया। किसी बच्चे ने पूछा है संप्रभुता क्या है गुरुजी? तो संप्रभुता दोस्तों राज्य की ठोकरनी पीटने की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता का मतलब है विधि के निर्माण की सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता, हाईएस्ट पावर टू मेक अ लॉ। संप्रभुता का मतलब है सेना, पुलिस, जो राज्य की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। किसी बच्चे ने पूछा है कि थोड़ा धीरे धीरे, बहुत तेज जा रहा है। किसने पूछा है आर्टिकल 34 समझ में नहीं आ रहा है प्लीज? अरे चिंता मत करो बच्चों, अभी हम आर्टिकल 368 में आएंगे, फिर उसको बता देंगे।
बार बार ध्यान रखो, आर्टिकल पे उतना फोकस मत करो। अब फंडामेंटल राइट के जैसे आगे हम बढ़ेंगे हमारा ध्यान आर्टिकल पे कम रहेगा, आइडिया पे ज़्यादा रहेगा। तो क्लॉज 13 का 4 क्या है वो आपको संविधान संशोधन समय बता दूंगा। नागालैंड में हम स्थायी रूप में निवास क्यों नहीं कर सकते? अरे बच्चों, नागालैंड को हमने, नागालैंड में नहीं, 6 शेड्यूल के किसी भी राज्य में, क्योंकि वहाँ ट्राइबल कम्युनिटी को हमने विशेष लैंड राइट दे रखा है। क्योंकि दोस्तों वहाँ ट्राइबल कम्युनिटी है और ट्राइबल कम्युनिटी में जो लैंड होता है वो कम्युनिटी का होता है। अब वहाँ से कोई बाहर बस गया, और ये रिस्ट्रिक्शन तो अभी उत्तराखंड में आपने देखा, उत्तराखंड के लोगों ने कहा है कि एग्रीकल्चर लैंड बाहर का आदमी नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ लगे, वहाँ पे लैंड पूरा ट्राइबल कम्युनिटी का कलेक्टिव, वहाँ लैंड पूरे गाँव का होती है एक साथ, हमारे जैसे नहीं होते। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा कि हड़ताल प्रदर्शन में क्या फ़र्क है? अरे बच्चों, हड़ताल का मतलब होता है किसी उद्योग को बंद कर देना विरोध में, प्रदर्शन का मतलब होता है सामूहिक रूप में सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन देना। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, अभी आप सवाल पूछ लो, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, फिर डीपीएसपी पर आएंगे। अब फंडामेंटल राइट्स का, अब हम मेंस और पीटी क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। इसमें मूल अधिकार निश्चित तत्व तरीके से समाज कल्याण करते हैं बच्चों, बस निश्चित तत्व आगे आएंगे मैं बता दूंगा। सर इंग्लिश में भी राइट कीजिए सर। देखो बच्चों, ये कई बार हमें डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इफ वी आर राइटिंग सेम थिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, इट इज टाइम टेकिंग, otherwise you will get notes in English, and in the meantime I always whatever I am writing in Hindi that I speak in English too। इसे बच्चों आपसपा लाने के लिए संसद अनुमति देती है उच्चतम, नहीं नहीं बच्चों, संसद ने कानून बना रखा है, आपसपा लाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर के पास है। किसी बच्चे ने पूछा है कि अच्छा 34 में आपसपा है ही मेन है, हाँ यस, 34 मीन्स आपसपा। कोर्ट का एक्शन इस पर क्या है? देखो कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है कि बहुत अपवादी कंडीशन होगी तो हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज नहीं। किसी सेना के अधिकारी को पुलिस एफआईआर कर सकती है? अरे मेरे बच्चों, अगर मान लो कुछ सेना के अधिकारी ने अगर सेना कानून का उल्लंघन किया है तो पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, लेकिन सेना के अधिकारी ने किसी आम आदमी का मर्डर कर दिया तब तो पुलिस एफआईआर करेगी करेगी। सर आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सर जी हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ऊपर केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उन्हें पद से हटा दिया गया। अरे मैंने कहा भाई, पुलिस के ऊपर तो कभी भी ऐसा कार्यवाही होती है, सेना के ऊपर नहीं। आसपास पुलिस राज्य लिख सकते हैं, हाँ बच्चों लिख सकते हैं, हमने बताया आलोचना, उसके बाद हमें बचाओ तो फिर करना है। आलोचना में तो हम नेगेटिव बातें लिखेंगे, उसके बाद हम कहेंगे नहीं इट इज नेसेसरी बिल, या उसमें 34 नहीं लिखा गया, अच्छा कोई बात नहीं 34 हो जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा राष्ट्रपति शासन क्या है? अरे मेरे बच्चे आगे बताएंगे, चिंता मत करो, आर्टिकल 356 में आगे बताएंगे, अभी इतना जो बता रहा हूँ उसको देख लो, राष्ट्रपति शासन में आपको बताऊंगा। किसी बच्चे ने कहा सर पुलिस स्टेट क्या होता है? मेरे बच्चों, हमारे यहाँ अगर पुलिस स्टेट हो जाएगा तो पुलिस जिसको चाहेगी उसको बंद कर लेगी, जिसको चाहे जेल में रख लेगी। अभी हमारे यहाँ पुलिस किसी को जेल में बंद कर सकती है, दंड देने का अधिकार जुडिशरी को होता है, इसलिए हमारे यहाँ पुलिस स्टेट नहीं है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। किसी का सर परमादेश, अब देखो बच्चों, अब यही हम करेंगे हर क्लास में, पहले हम आपको बता देंगे तब आपका हम, अब क्योंकि कमेंट बार बार आप करते हो ना तो उसमें हमारा भी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो बात में पूरी बता नहीं पाता, फिर आप लगातार उसमें बोलते रहते हो। और आपसे मैं लगातार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार पहले बात सुन लिया करो अच्छे से, उसके बाद फिर बोला करो। आसपा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई? आसपा के विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही हुई थी? अरे हाँ भाई, आसपा के विरुद्ध लोग उच्चतम न्यायालय गए थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी थोड़ा उस पर सुनने से बहुत आसपा को बहुत ढीला नहीं किया है। किसने पूछा आईपी आईपीएसओ क्या होता है? दोस्तों अब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो वो बताओ। सर मार्शल लॉ कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति या गवर्नर को ऐसा लगे कि डिस्टर्ब एरिया है एंड पुलिस इज अनेबल टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। आसपा को कोई भी समाप्त कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति या राज्यपाल ही समाप्त करेगा। यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं? अरे भाई सबका एग्जाम दे सकते हो यार। सर आर्टिकल याद किसने? अरे बच्चों आर्टिकल याद मत करो, पहले कहानी की तरफ पढ़ना सीखो, समझना सीखो, अपने आप आर्टिकल याद हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है।
कश्मीर के लोग फंडामेंटल राइट से वंचित है? अरे नहीं बच्चों, कश्मीर के लोग फंडामेंटल राइट है, उनको मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि टेररिज्म फैलाना थोड़े। अच्छा, अभी हम आपको बता देंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन लिखो। अभी हम कल बताएंगे कैसे हम क्वेश्चन लिखो। परमादेश सैन्य अधिकारी को दिया सकता है? उत्तर है नहीं। नहीं नहीं बच्चों ने बोले बताया था कि सामान्यतः। किसी ने बच्चा लिबर्टी फ्रीडम में क्या डिफरेंस है? अरे बच्चों देखो, लिबर्टी का मतलब है कहीं जा रहे हो, पुलिस ने रोक लिया तो लिबर्टी का उल्लंघन। फ्रीडम का मतलब है कि जब कहा जा रहा है मत बोलो मत बोलो तभी बोल रहे हो। ये इसका मतलब है आत्मसंयमित होना, स्वराजी होना, ये है फ्रीडम। अनुशासन बनाए रखना, ये है फ्रीडम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली क्लास में कल। किसी बच्चे ने पूछा आपसपा विधिक निकाय है? अरे मेरे बच्चों, आपसपा विधिक निकाय नहीं है, आपसपा एक लॉ है, लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।